दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आदरणीय कोर लीडर डायमंड श्री केसी छाबड़ा जी के द्वारा ये जानेंगे कि हमें आरसीएम कैसे करना चाहिए, क्या करने से हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। ये बातें आज के वीडियो में सर बता रहे हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बिना विलंब किए हुए आप सबके जोरदार क्लैपिंग, जोरदार एक्साइटमेंट, फिजिकल डिजिटल क्लैपिंग, स्माइलिंग और लर्निंग मूड में बैठिए आप सभी। और आप सबको साथ लेते हुए, जितने भी हमारे साथी हैं सबको साथ लेते हुए बुलाना चाहूंगी। हम सबके गुरुदेव, हम सबके रास्ता दिखाने वाले, और इस सिस्टम में इनको ना पालन करता कहते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने जो सुना है तो ये पालन करता है हमारे। तो मैं बुलाना चाहूंगी हम सबके आदरणीय मिस्टर केसी छाबड़ा सर को। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। थैंक यू आप सब लोगों को। और आपने जिस तरह से जो ये डिजिटल वेलकम आप कर रहे हैं, मतलब मैं कृतज्ञ हो गया हूँ आपका। मतलब मेरे को उदाहरण हो गया मेरे ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह का वेलकम आप डिजिटली आप यहाँ पे कर रहे हैं, मैं आपका पूरी दुनिया में हर कंट्री में आपका खड़े होकर स्वागत करूं और आपको मैं इनवाइट करूं और पूरी दुनिया को हम देखें। ऐसी मेरे कुछ इच्छाएं, ऐसे मेरे ड्रीम्स रहते हैं। और मैं कल्याणी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं इनको हमेशा से देखता आ रहा हूँ। और इनकी पहचान, मतलब ये जो बिजनेस करती है तो हमेशा ये लीड करती रही है, हमेशा ये सबसे आगे बढ़ के काम करती रही है और बहुत एक्टिव भूमिका है। मतलब आप में से हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं इनको जानती होगी, लेकिन जितना मैंने इनको देखा है शायद आपने नहीं देखा होगा। और ये उस समय से उतनी एक्टिव काम कर रही है जब महिलाओं को हम देखते ही नहीं, मतलब बहुत कम देखने को मिलता था सेमिनारों में। जब बहुत गिनी चुनी की महिलाएं होती थी तब भी मैम का, कल्याणी मैम का रोल उतना ही एक्टिवली, उतना ही बिल्कुल लीड करते हुए इनका रोल होता था। सुबह के सेशन में भी मैं देखता हूँ, मतलब हमेशा 8 बजे के सेशन में बहुत आगे रहती है, हर बार या कहीं ना कहीं अपनी बात शेयर करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और आज मैं महिलाओं को मैं अपने सामने डिजिटल स्क्रीन पर नहीं देख रहा हूँ। मैं महिलाओं की मतलब बहुत ही प्यारी स्माइल, बहुत ही कमाल की स्माइल देख रहा हूँ। देखो, महिलाओं के चेहरे तो हम बहुत बार कई सारी जगह भीड़ में देख लेते हैं, लेकिन हमेशा परेशान, है ना, हमेशा चिंतित हालात में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने मतलब उन सबके लिए चिंताओं के साथ तो देखा है। बट मुस्कुराहट के साथ एक साथ इतनी महिलाओं को देखना, मतलब ये मेरे लिए शायद ये पहला दृश्य है ऐसा। और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हम दुनिया बदलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नक्शा पूरे हिंदुस्तान में वैसे कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं आज आपके बीच में कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करूंगा और बहुत सिंपल आसान तरीके से। और जैसा कि कल्याणी मैम ने बोला कि आप अगर कुछ चीजें नोट कर लेंगे तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं बहुत ज्यादा चीजें शेयर नहीं करूंगा, बहुत छोटी छोटी बातें शेयर करूंगा, बहुत कुछ बातें, सिर्फ बहुत 2-4 बातें शेयर करूंगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो 2-4 बातें आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा फर्क पैदा करेंगे सर। मैं जब सेमिनार में आते थे हम लोग, और मतलब मैं भी आता था, और मैसेज भी बहुत सारी जगह पे मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ देती थी वो। फिर चाहे वो पटना के बड़े प्रोग्राम्स रहे हैं, चाहे कलकत्ता के, चाहे रांची के, टाटा नगर, चाहे मुंबई, और चाहे अहमदाबाद, चाहे बड़ौदा, सूरत, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, गुवाहाटी, हम लोगों ने बहुत सारी जगह साथ साथ यात्रा की है। और बहुत जल्दी आपको, मतलब जो हमारी श्रीमती जी है, सीमा जी, उनका ही एक दिन का प्रोग्राम आपको उनका मिलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली उनका डेडिकेटेड एक सेमिनार मिलेगा उनका। और मैं जो आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि क्योंकि वो मेरे साथ बैठ के काम करती है, तो कई बार ये होता है कि जैसे मैं अगर बात करता हूं तो उसके अंदर एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग आपको
मोटिवेट कर लेते हैं, और मोटिवेट करते तो कुछ ना कुछ बातें थोड़ी सी उसमें ना मसालेदार हम बात कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे महिलाओं की बात आती है उनमें इतनी साफ गोई होती है, इतनी स्पष्टता होती है, एकदम क्लीन, मतलब उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो किसी को ओवर मोटिवेट कर दे, मतलब बिल्कुल एकदम जो नेचुरल बात होती है वो निकल के आती है। और ये बात बहुत अच्छी है कि हम लोग एक बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत के साथ में एक बहुत नए बिजनेस को मैं आपकी दिशा में देख रहा हूँ सर। 2006, 7, 8 के दौर में जब महिलाओं को बहुत बड़े तादाद में हमने सेमिनार में देखना शुरू किया, तो मैं स्टेज पे कई बार मैंने मैसेज दिया था, मैंने कहा ये बिजनेस तो महिलाओं का है, हम लोग तो जबरदस्ती घुसे हुए हैं। वो तो क्या ना, पुरुषों को तो किसी भी काम को आगे चल के करने की आदत होती है, तो वो किसी और की कहते हैं ना बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, और ये बिजनेस तो महिलाओं का, महिलाओं को करना चाहिए, एक दिन ऐसा आएगा। और ये बात अगर हो सकता है किसी के पास कोई पुराने वीडियो रिकॉर्डेड कई मैसेज होंगे, तो ये बात मैंने एक नहीं कई बार कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि महिलाओं के सेमिनार हो रहे होंगे और पुरुषों को बाहर निकाल दिया जाएगा कि आप तो बाहर घूमिए, बाहर घूम फिर के आइए, जगह नहीं आपके लिए इसमें। और वो दिन मैं अब देख रहा हूँ, बिल्कुल बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। दरअसल अगर मैं थोड़ा सा अपने नजरिए से देखता हूं, अगर इस दुनिया के आंकड़ों को अगर मैं आपके सामने रखता हूं, भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां पे हम बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़े परिवारों की तादाद के साथ में काम करते हैं। लगभग 27 करोड़ परिवार है हिंदुस्तान में जो आज अपनी आजीविका बिताते हैं, और वो उन परिवारों की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी, अगर पूरी की पूरी जिम्मेदारी हो तो सिर्फ महिलाओं के ऊपर हो। वो चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कहते हैं कि चाहे आपके पास समय हो या नहीं हो, आपको बच्चों की देखभाल भी करनी होती है, आपको माता पिता की देखभाल भी करनी होती है, आपको पति का ख्याल भी रखना पड़ता है, और कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, चाहे वो कहते हैं कि चाहे घर के हालात सही नहीं हो, आपके समय की पाबंदी हो, घर का कोई सदस्य बीमार हो, बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर हो, आप उसको जो हैंडल करते, यानी वो जो एक मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को अगर बिजनेस में लागू कर दिया जाए। देखो बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या होता है कि वो मुश्किल परिस्थितियों में घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। महिलाएं हार नहीं मानती, क्योंकि उनको रोज उसकी लड़ाई लड़नी है, उनका रोज का पार्ट है, उनका ये हमारी जिंदगी है। तो वो क्या है, वो जो जो मैनेजमेंट होता है जो घर में, वो सुबह जल्दी उठने से लेके रात को सोने तक का जो मैनेजमेंट होता है, बड़ा कमाल का मैनेजमेंट होता है। वो कहते हैं हर परिस्थिति में सिर्फ एक विजय हासिल करना, यानी जीत हासिल करना एक लक्ष्य होता है, दूसरा कोई टारगेट होता ही नहीं है सर। अगर उसी मैनेजमेंट को अगर मैं देखता हूं कि आरसीएम में लोग लागू कर दें, तो आरसीएम आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे सुंदर व्यवस्था बन जाएगी। अगर बात करता हूं तो पूरे भारत में लगभग 15 करोड़ महिलाएं, मतलब 30 करोड़ महिलाएं हमारे पूरे भारत की आबादी में वो आती है जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 50 साल के बीच की। और बिजनेस करने के लिए ये सबसे एक अच्छी उम्र होती है, जब आपको 20 साल के बाद आपको लगता है कि कोई एक आजीविका का साधन होना चाहिए, या परिवार में कोई सपोर्टिव इनकम सोर्स होना चाहिए, और 50 साल तक की उम्र में बिल्कुल काम करने की पूरी एकदम खूब अच्छी खासी लालसा होती है। हालांकि महिलाएं आजकल 50 या 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल की महिलाएं भी काम करती है, और अभी है हमारे बीच में। और बहुत सारी महिलाओं को मैं जानता हूं जो बहुत एकदम एक्टिवली है, मतलब कई बार मुझे तो बड़ा सरप्राइज होता है कि वो इस उम्र में भी काम करने की भूमिका उनकी बहुत जबरदस्त है। लेकिन बहुतायत अगर बात करते हैं तो लगभग 30 करोड़ महिलाएं भारत की आबादी में है, और उसमें से लगभग 15 करोड़ के आसपास महिलाएं वो है जो बहुत अपर सेगमेंट में नहीं है, यानी कि बहुत बहुत अधिक अमीर नहीं है लेकिन बहुत गरीब भी नहीं है। यानी वो एक ऐसा वर्ग है, 15 करोड़ के लगभग महिलाओं का एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, यानी जहाँ पे उन्होंने अपना स्कूलिंग करके उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया स्कूलिंग। कुछ कुछ महिलाओं ने कॉलेज भी किया हुआ है, कुछ ने अच्छी डिग्री भी ली हुई है, और वो एक इनकम ब्रैकेट है जहाँ पे वो मध्यम वर्ग में हम लोग उनको मिलते हैं। अगर इस बात को देखें तो वो मध्यम वर्ग की महिलाओं के पास हिंदुस्तान में, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया से थोड़ा अलग है, हिंदुस्तान में उनके पास आजीविका का साधन उनके परिवार के किसी और सदस्य पर निर्भर होता है, भाई पे या पिता पे या पति पे, यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अब क्योंकि ये परिस्थितियां इसलिए बनी हुई क्योंकि महिलाओं के लिए घर से बाहर जाके काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई बाहर जाकर उतना जैसे ट्रेवल करना पड़ रहा है, यानी यात्रा इतनी करनी पड़ रही है, कहीं बाहर जाके आपको पूरा टाइम अगर कोई दुकान खोल के बैठना हो तो बड़ा मुश्किल काम है। और पब्लिक डीलिंग में पुरुषों को डील करना तो थोड़ा और मुश्किल काम हो जाता है। छल कपट की दुनिया में काम करना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
यही वजह है कि महिलाओं को अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो अपने घर पे घर गृहस्थी संभालती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो वैसा अवसर नहीं था पूरी दुनिया में कि महिलाएं भी कुछ कर पाए। आरसीएम की इस व्यवस्था ने मतलब एक तरह से एक बहुत बड़ा मौका दे दिया, मतलब बहुत बड़ा मौका कि महिलाओं को अब क्योंकि बहुत ईमानदारी से काम करने में कोई परेशानी नहीं है, घर में बैठ के काम करने से कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बातें और ईमानदारी से काम करने में कोई परेशानी नहीं है, आपको जितना वक्त मिलता है उसमें करने में कोई परेशानी नहीं है। तो मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव हम हिंदुस्तान में देख पाएंगे। मतलब 15 करोड़ महिलाएं आज अगर उनके पास अगर अपॉर्चुनिटी के रूप में बात करते हैं, कोई अगर इनकम सोर्स के बारे में बात करते हैं, कोई अगर टाइम स्पेंडिंग प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, कोई उत्सव मनाने के बारे में बात करते हैं, कोई बहुत बड़ा परिवार बनाने के बारे में बात करते हैं, तो आरसीएम से बढ़िया व्यवस्था, मतलब आरसीएम से बढ़िया व्यवस्था हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, मतलब पूरे विश्व में नहीं हो सकती। ये मतलब बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब क्योंकि मैं 23 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो मैं हमेशा थोड़ा आगे की सोचता हूँ, यानी 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। तो ये मैं बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ और आज इसका मैं बिल्कुल बाकायदा एक साक्षात रूपांतरण भी देख रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने के बाद, आपके जो चेहरे में स्माइल देखने के बाद। अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके बीच में शेयर करूंगा जो थोड़ा सा आप लोगों को शायद मदद करे। वैसे तो आप अपने लेवल पे बहुत एक्टिवली वो सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बट आपको शायद मदद करे जो जहाँ पे थोड़ा सा एक बिजनेस एटीट्यूड क्या होता है, मैं थोड़ा कुछ बातें उस पर करूंगा आपके बीच में, बहुत छोटी छोटी बातें। लेकिन उससे पहले मैं अपनी छोटी सी स्टोरी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ जिसका आप लोगों से बड़ा गहरा संबंध है। और आप लोगों से संबंध का मतलब है क्योंकि वो मेरी पत्नी से संबंध है, इसलिए वो एक महिला का रोल क्या आ जाता है इस बिजनेस को करने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरसीएम के पहले क्योंकि हम टेक्सटाइल के कारोबार में थे और टेक्सटाइल का जो बिजनेस करते थे, तो मतलब सुबह जल्दी उठने से लेके रात को लेट तक घर पहुंचने और सोने तक, मतलब बिजनेस और मशीनों के अलावा कोई बातचीत नहीं होती। तो अब जब मेरी शादी हुई तो शादी के पहले ये होता था कि भाई हमारा एक कारोबार है, एक बिजनेस करते हैं, ये है वो है। शादी के पहले तो मतलब ये सिलसिला हमारा कुछ ये था कि शादी के पहले तो हम 2 बार देखने चले गए और देखने भी गए तो बड़ा अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, कभी मिल रहे हैं, कभी तो फैमिली के साथ में, कभी पर्सनल भी मिल रहे हैं, तो बहुत सारा टाइम दिया। और शादी जब फिक्स हो गई तो उसके बाद भी जैसे मिलने जुलने का सिलसिला काफी, मेरा ससुराल भीलवाड़ा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो मिलने जुलने का सिलसिला खूब चलता रहा। तो अब हमारी धर्मपत्नी को क्या लगता है कि यार बंदा बड़ा फ्री है, एकदम आराम से टाइम खूब देगा ये तो इतना फ्री है, ये जब चाहे वो तो चल उठ के मिलने आ जाता है, तो ये तो इसको तो टाइम, और मिलने के लिए बात करके आएगा 10 मिनट के लिए, ये तो 2 घंटे तक जाने को तैयार नहीं है, बोले तो टाइम देने वाला बंदा है। और जब शादी हुई, शादी के बाद जो सिलसिला शुरू होता है तो अब वो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हो जाते हैं। मतलब जहां पहले 10 मिनट के लिए मिलने आता है, मैं 2 घंटे 4 घंटे पहले वापस नहीं जाता, बाद में 10 मिनट भी टाइम नहीं देता है। तो पत्नी ने मुझे एक बार कहना शुरू कर दिया कि यार आपने शादी मुझसे की है कि मशीनों से की है, मतलब आपको ना समय तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी ऐसा है, मतलब आप तो बिल्कुल कुछ कभी आपको फुर्सत ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। और बड़ा अपसेटिंग सा था। और ऊपर वाले ने जैसे कहते हैं ना सुन ली हो हमारी धर्मपत्नी की, और आरसीएम जैसे बिजनेस का निर्माण हुआ। और हुआ तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो जो धीरे धीरे, हालांकि शुरू की व्यवस्थाएं तो बहुत रही, लेकिन धीरे धीरे हम साथ रहना शुरू हुए। और मतलब मेरे को यूं लगता है कि जैसे भगवान ने कुछ ऐसी चीजें सुन ली कि इस जीवन में अगर जीवन शैली को सही तरह से अगर आपको पटरी पे लाना है तो आरसीएम के अलावा इस धरती पे दूसरा कोई तरीका किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता कि आप अपने परिवार को समय दें। इस दुनिया का सबसे मूल्यवान जो चीज है वो आप अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जीवन शैली का कुछ कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रह जाता है। बाहर जाता, और मैं जब शुरू में बाहर निकलता तो शुरुआत क्योंकि मैं अकेला बाहर जाता था, और शुरुआत थी मेरी दिल्ली की। मैं दिल्ली आता था पहले, उस टाइम पे मतलब आना शुरू हुआ था मैं, और दिल्ली आया तो मेरा दिल्ली में कोई बिजनेस नहीं था, हम रहते भिलवाड़ा थे। और जब दिल्ली आना शुरू हुआ तो दिल्ली में कुछ भी बिजनेस नहीं था, इवन कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, मतलब सेंटर वेंटर तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे। ये तब की बात है सन 2002 की।
और शुरुआत की दिल्ली आके काम करने की, और इसलिए किया कि भाई अगर मुझे भारत में जाना है, पूरे भारत में काम करना है, तो मुझे दिल्ली आना पड़ेगा, ताकि दिल्ली से मैं पूरे भारत में जाने का सिलसिला मेरा शुरू हो पाए। और मैं आपको एक रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में, एकदम रियल स्टोरी। वो आपको शायद बहुत मोटिवेट भी करेगी, और मतलब आपको शायद उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी उस स्टोरी से। तो मैं सबसे पहले जब दिल्ली आया, तो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और फिर मैंने लिखी यहाँ पे एक प्रोग्राम प्लान किया कि अब मैं दिल्ली में एक सेमिनार करूंगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का मॉडल है कि सेमिनार हमें करना चाहिए, तो सेमिनार करूंगा। तो उस टाइम पे क्योंकि कपड़े का पैंट, मतलब पैंट पीस के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं हमारे पास, सिंगल प्रोडक्ट होता था, मतलब ये साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती सब बाद में आए, तो पैंट पीस एक प्रोडक्ट था। और जब मैं दिल्ली आया, और मेरी मिसेज की एक आदत है कि मैं जब भी कहीं भी जाता, चाहे वो मैं भीलवाड़ा से निकल के, चाहे मैं उदयपुर गया, चित्तौड़ गया, अजमेर गया, जयपुर गया, कहीं भी जाता था, तो दिन में हमारी बात होती थी फोन पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बात होती थी। और जब भी कोई सेमिनार या मीटिंग कुछ भी होती थी, उसके बाद उसका फोन जरूर आता था, या मैं जरूर करता था फोन, पूछता था कि आज कैसा रहा, आज का दिन क्या रहा। अच्छा, क्योंकि हम अलग होने, मतलब बाहर ट्रेवलिंग ज्यादा शुरू हो गई, तो बातचीत थोड़ी हालचाल पूछने वाली सिलसिला शुरू हो गया। तो वो अक्सर पूछती थी कि भाई आज का प्रोग्राम कैसा रहा, और मेरा आंसर हमेशा बड़ा एक्साइटिंग होता था। मतलब मैं उत्साहित होना मेरी अपनी जीवन शैली का सबसे बड़ा अहम रोल है। इस धरती पे कोई भी आदमी मेरे उत्साह को कभी कम नहीं कर सकता, है ना। जिस शरीर के अंदर आरसीएम चला गया हो, उसके अंदर उत्साह नहीं हो, ये तो फिर बात ही विरोधाभास वाली हो जाएगी। तो मैं बहुत उत्साहित हमेशा होता था, कभी भी कोई भी आंसर आता तो बड़ा फुल ऑन एक्साइटमेंट था। मैं हमेशा ये कहता था कि बहुत बढ़िया, कमाल, मजा आ गया, आज बहुत शानदार था, आज ये था, वो था, ये वाली बात हमारी होती थी। तो दिल्ली आया, एक सेमिनार किया हमने दिल्ली के आईएमए हॉल, जो कि दिल्ली का आईटीओ के ऊपर आईएमए हॉल है, जिसमें 109 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। मैं उसके अंदर मैंने एक सेमिनार डिक्लेयर किया, और पहली बार सेमिनार किया तो अच्छी खासी तैयारी भी की। मैं पहले 2-3 बार, 4 बार यहाँ पे आ चुका था। तो सबको बोला भी आप सेमिनार में अपने नए नए साथियों को लेके आइए, और हम सब लोग बैठ के सेमिनार में बात करेंगे। वहां पे आपको थोड़ा अच्छे से चीजें समझ में आएगी, अच्छा सा आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, सारी बातचीत करेंगे, पूरा बिजनेस को समझाएंगे। तो पूरी तैयारी के साथ मैं यहाँ पे आया, और आने के बाद जब सेमिनार हुआ, तो सेमिनार में टोटल 15 लोग थे। मतलब ऑडिटोरियम था 109 लोगों का, सेमिनार में थे लोग 15, एग्जैक्ट 15, नोट 16, नोट 14। और सेमिनार 15-20 मिनट में खत्म हो जाता था, बहुत आधा घंटे में सारी बात खत्म हो जाती थी, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ था ही नहीं। तो प्रोडक्ट ही नहीं था, तो प्लान बड़ा सिंपल सा होता था, और कोई अब किसी की इनकम स्टोरी, कोई पिन अचीवर, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये तो मैं बिलोड़ा से आ रहा हूँ। यहाँ पे आधा घंटे के अंदर मीटिंग खत्म हो गई, और खत्म हुई तो अब क्योंकि मैं मतलब चाहे वो 15 ही लोग थे, तो मैं फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ बातचीत कर रहा था। और क्योंकि देखो, अगर आपका बिजनेस सच्चा है तो घबराहट कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस सच्चा है तो घबराहट की कोई बात ही नहीं है। तो मेरे सामने 15 लोग बैठे हो, 5 लोग बैठे हो, 500 बैठे हो, 5000 और 5 लाख लोग, तो घबराहट कभी होती नहीं थी। शुरू से ही बिल्कुल एकदम बहुत दिल खोल के बात की। तो 15 लोग थे, तो अब वो लोग 15 लोग ना मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे ये पागल आदमी कौन आ गया है कि इतने से लोगों के बीच में इतनी चीख चिल्ला के बात कर रहा है, इतना तेज तेज आवाज में बात कर रहा है, इतना उत्साहित होकर बात कर रहा है। ये राजस्थान का आदमी, इसको पता नहीं दिल्ली क्या है। नहीं, ये तो मतलब अच्छा, राजस्थान आज के 20 साल पहले की बात है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज, लहजा भी वो तो वैसा था, देसी स्टाइल का। लेकिन मैंने एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं रखी, और कमी नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने अगला प्रोग्राम अनाउंस किया, क्योंकि मैंने कहा आप 15 लोग हो आज यहाँ पे, और अगली बार हम आप सब लोग अगर 10-10 लोगों को लेके आओगे, एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, हम लोग यही सोचते हैं, शुरुआत में यही आंकलन होता था कि भाई 15 लोग है, और 15 लोग अगर 10-10 को लेके आएंगे तो अगली बार 150 लोग आएंगे, 109 लोगों की कैपेसिटी है, यहाँ तो खड़े होने की जगह रखनी पड़ेगी, मतलब ऐसा होगा कि मतलब लोग ज्यादा हो जाएंगे। और ये सोच के साथ में मैंने प्रोग्राम अनाउंस किया कि मैं अगला प्रोग्राम आज के 2 महीने बाद फिर एक प्रोग्राम करेंगे, और तब और अच्छी तैयारियां करेंगे। आप सब लोग भी तैयारी करिए, बिजनेस ऐसे चलेगा फटाफट। कपड़ा है, सबके घर की जरूरत है। 2 महीने बाद मैंने फिर प्रोग्राम किया उसी ऑडिटोरियम में। मैं फिर आया दोबारा, और मैं हालांकि बीच बीच में मैं ग्राउंड वर्किंग के लिए आता था, मैं दोबारा आया, और दोबारा आया तो उस ऑडिटोरियम को बुक करवा दिया था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऑडिटोरियम का रिसेप्शन था, फर्स्ट फ्लोर पे ऑडिटोरियम था। अब जिस दिन सेमिनार था, मैं ऊपर पहुंच गया, मेरे साथ एक मेरा असिस्टेंट लड़का आता था। मैंने उसको बोला तुम बाहर एंट्री पे बैठ जाओगे, ताकि जो भी लोग आएंगे
उनको अंदर एंट्री कराओ, वो बाहर बैठा हुआ, मैं अंदर बैठा हूँ। टाइम था 7 बजे का। अब हम लोग 6:30 बजे पहुंच गए भी, ताकि पहले कोई व्यवस्था, कोई पहले पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं हो। पहुंच गए 6:30, पौने 7 बज गई, 7 बज गई, कोई नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग बड़े व्यस्त होते हैं, बस सबके पास बहुत काम होता है। अब लेकिन क्या हुआ कि 7 के बाद 7:15 बज गई, 7:30 बज गई, पौने 8 बज गई, 8 बज गई, एक बंदा नहीं आया। मतलब 150 तो दूर की बात, वो 15 में से एक नहीं आया। मतलब नए लोगों को चलाना तो बहुत दूर के, वो एक भी नहीं आया। और मैं उस टाइम पे फोन वोन करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट लगती थी। फिर भी मैं बार बार ट्राई कर रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा है, किसी ने स्विच ऑफ कर लिया। मतलब वो कोई न तो बात कर रहा है न कुछ, और एक सिंगल बंदा नहीं आया। अब आप समझिए कि मेरी हालत उस समय कैसी होगी कि जब एक भी व्यक्ति सेमिनार में ना आए। और ये मेरी एक बहुत रियल स्टोरी है। अब 1 घंटा इंतजार किया, उसके बाद मैं परेशान के करूं तो क्या करूं। तो मैं आखिर, मतलब ऐसी सिचुएशन का आप बात भी करो तो किससे करो। अब मैं रिसेप्शन पे नीचे आया, क्योंकि ऊपर बैठा अकेला परेशान हो रहा था। नीचे आया तो वो जो ऑडिटोरियम वाले थे, मैनेजमेंट जो वहां था, उन्होंने पूछा, सर आज आपका सेमिनार था, क्या रहा। अब मेरे लिए स्थिति बड़ी विकट थी, मैं उसको क्या जवाब दूं। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा यार ऐसा है, सेमिनार तो था लेकिन वो कैंसिल हो गया, किसी की डेथ हो गई है, तो हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हम लोग यहाँ आए हुए इसलिए कि कोई आ न जाए, ताकि कोई आए तो उसको परेशानी होगी, इसलिए हम बैठे थे, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है, तो हमने इसलिए बैठे। मैंने कहा लोग पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए, तो इसलिए हमने तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मेरे पास इसके अलावा उस टाइम पे कोई आंसर नहीं था। 8:30 बजे के आसपास मिसेज का फोन आता है। अब क्योंकि उसको पता कि 7 बजे का प्रोग्राम है, आधा घंटे पौन घंटे की मीटिंग होती है, लोग मिलते गुरते तो आधा 1 घंटे 8 बजे तक लोग निकल जाते हैं, 8:15 8:30 फ्री हो जाएंगे। और वो मिसेज का फोन आता है। मिसेज मुझसे पूछती है कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। तो मेरा एक ही जवाब था कि बस बता नहीं सकता मैं। मतलब उत्साह में कोई कमी नहीं। मैंने कहा बता नहीं सकता। मैंने कहा यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। मैंने कहा अब तो हमें दिल्ली आना पड़ेगा, अब हमें दिल्ली रहना पड़ेगा, और हम दिल्ली रह के काम करेंगे। और वो दिन मेरा फैसले का दिन था। तो मैंने सोचा अब मैं दिल्ली में आके काम करूं। और मिसेज को जब मैं वापस बिलवाड़ा पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ कि एक भी बंदा नहीं आया, और अब अपने को दिल्ली चलना, दिल्ली रह के काम करना है। तो मैं आपको वो जो मेरे क्षण है ना, जो मेरे फैमिली में, मेरी लाइफ में, मेरे पत्नी के बीच में जो क्षण रहे हैं, मुझे लगा कि शायद मिसेज मुझे कहेगी कि अब आप इस बिजनेस को छोड़ो, है ना, काम धंधा बंद करो और अपना टेक्सटाइल का बिजनेस संभालो। अच्छा खासा कारोबार है, इतना करोड़ों का कारोबार कर रहे थे आप, ये कहाँ क्या किस काम में लग गए, और दिल्ली विल्ली छोड़ो, घर बैठ जाओ। लेकिन मुझे पूरा मोटिवेट किया, फुल मोटिवेट किया। और वो वाकया आज लगभग 21 साल हो गए उसमें, मैं भूल नहीं पाता हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है। मतलब मेरे साथ जब भी कोई इस जीवन में कोई भी परेशानी आई, मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई मेरा एक ऐसा पार्टनर है, सिर्फ मोटिवेट करता है। महिलाओं का ये जो रोल है ना, ये इतना कमाल का होता है। अगर आज मैं कहता हूँ कि आरसीएम जिस भूमिका पे खड़ा है, पुरुषों ने जो काम किया, जो मेहनत की, जो फील्ड में दौड़ते हैं, तो उसके पीछे महिलाएं हैं, इसलिए वो दौड़ पाते हैं, इसलिए परेशानी उठा पाते हैं, इसलिए वो इतनी मेहनत कर पाते हैं, इसलिए वो इतना बाहर रह पाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों से विदा होके आप फील्डिंग कर पाते हैं, इसलिए वो माता पिता को कई महिलाओं के भरोसे छोड़ पाते हैं। आप लोगों को मैं सबको नमन करता हूं कि आप लोगों की वजह से आज आरसीएम को शायद इस रूप में देख पा रहे हैं। आज हम इस दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी बनाने की कगार पे हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने हम लोगों को दे दी है, और हम लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के उस पर आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में इतनी बार हुई है, मतलब इतनी बार हुई है कि मैं शायद उसकी गिनती आपके सामने रखना शुरू कर दूं तो पूरा रात पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन एक बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को फैमिली से, एक बार सिंगल टाइम ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कभी डिमोटिवेशन मिला हो। सिर्फ एक ही बात होती है कि नहीं यार आप हो रहे, बस आप, मैं आपके साथ हूँ, तो बस बात खत्म हो गई। ये जो एक लाइन होती है ना, वो इतनी कमाल की होती है कि सारे प्लान, सारे प्रोडक्ट्स, सारी इनकम के लेवल, सारे सपने, सब कुछ इसकी वजह से पूरे हो जाते हैं, इसकी वजह से सब चीजें दूर हो जाती है।
ये थी मेरी स्टोरी और अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा आपके बीच में कुछ एक दो छोटी छोटी बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए। देखिए, ये बिजनेस कमाल का है, बहुत अच्छा है। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और ये बात मैं जानता हूं, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन इस बात के साथ एक लाइन है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। अगर ये अच्छा है, मतलब अच्छा का मतलब ये अच्छे का कोई छोटा मोटा मापदंड नहीं इसका, ये ऐसा अच्छा है कि आपके परिवार में खुशियों का ढेर लगा दे, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दे दे, आपको एक स्वतंत्रता, एक फ्रीडम दे दे जहां पे आप अपनी मन मर्जी से जो चाहे कर पाए, आपको स्वावलंबी बना दे, आपको सम्मान, आपको इस देश और दुनिया के बीच में खड़ा होने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दे, आपकी सुरक्षा को इतना मतलब कहते हैं किलाबंद कर दे, यानी इतना मजबूत कर दे कि जीवन में कभी कोई समस्याएं आपकी जीवन शैली में वो न आए, ऐसा बना दे, ऐसा अभेद बना दे आपको। वो कहते हैं जो आपकी एक LIC की पॉलिसी आपको जो सुरक्षा नहीं दे सकती, आपको बैंक की एक FD जो सुरक्षा नहीं दे सकती, आप एक मकान खरीद के जो किराए पे देखिए एक फ्यूचर इनकम के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो जो चीज नहीं दे सकती, वो आपको आसिफ दे सकता है। मतलब बहुत सिक्योर, मतलब एक ऐसा खजाना आपके हाथ में आ जाता है इस बिजनेस को करने के बाद कि आपको लगता है कि जीवन में आगे चल के सुंदरताएं का कोई हिसाब किताब नहीं है, और आपको पूरे लाइफ में आपको इनकम के लिए परेशान नहीं होना पड़े और बाकी किसी और चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़े। ये इतना अच्छा है, देश के लिए बहुत कुछ करता है, समाज के लिए बहुत कुछ करता है, सरकार के लिए बहुत कुछ करता है। अगर ये इतना अच्छा है, देखिए मैं अभी आपसे फिर एक बार बार मैं कहूंगा, अगर ये इतना अच्छा है, और मुझे मालूम है क्योंकि आज हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, अगर मैं फिजिकली आपके सामने होता तो मैं एक एक हमारी माता बहना से एक एक से बिल्कुल हाथ खड़े करके पूछता कि वाकई अच्छा है ना। और ये जब तक अगर ये कोई भी मेरे सामने कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष कोई भी, जब तक ये नहीं कह दे कि ये अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा मैं एक भी व्यक्ति अगर ना करे, तो मैं तब तक मैं ये मानूंगा कि इसका मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है, इसका मतलब RCM ने कुछ किया ही नहीं है, मतलब इसका मतलब RCM अभी बहुत अधूरा है, इसका मतलब मैं बहुत अधूरा हूँ, इसका मतलब BCG बहुत अधूरे, इसका मतलब TCG बहुत अधूरे है, इसका मतलब प्रियंका मैम की अभी कोई मेहनत काम नहीं कर रही है, इसका मतलब सौरभ जी का कोई प्रयास नहीं है, इसका मतलब अभिषेक जी अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति अगर इसको अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी हमारे प्रयासों में बहुत कमी है। और अगर आप सब कहते हैं कि अच्छा है, अभी मैं फिर एक बात रिपीट करूं, अगर ये अच्छा है तो फिर हमारे अपनों के पास क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये अच्छा है तो फिर हमारे भाई के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे बहनों के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे मौसा के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे मौसी के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे फादर इन लॉ के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे पड़ोसी के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे बचपन के दोस्तों के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे स्कूल के साथियों के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे कॉलेज के साथियों के पास क्यों नहीं होना चाहिए, हम जिनके साथ शादी पार्टी में फंक्शन बिताते हैं उनके पास क्यों? अगर अच्छा है तो उनके पास क्यों नहीं है? और अगर अच्छा नहीं तो फिर हम कर क्यों रहे? बहुत स्पष्ट है, इसको हम बहुत स्पष्ट करें कि अगर अच्छा है तो हमारे अच्छों के पास क्यों नहीं है, और अगर ये अच्छा नहीं है तो फिर हम कर क्यों रहे हैं? भाई या तो छोड़ दें, और या फिर उन सबको इस बिजनेस में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार करें जो हमारे अपने हैं। यही तो हमारा काम, यही तो हमारी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा रोल हमारा। देखो, इस बिजनेस को करने का एक जो सही मेथड है, एक हलवाई का काम है मिठाई बनाना, क्यों? उसका काम है, उसका बिजनेस है। अगर हलवाई मिठाई नहीं बनाएगा तो हलवाई थोड़ी ना कहलाएगा वो। एक दुकानदार, कपड़े का दुकानदार का काम है कपड़े की दुकान पे कपड़े का सामान रखना, दुकान चलाना, दुकान में सामान बेचना। एक डॉक्टर का काम है किसी पेशेंट का इलाज करना, एक वकील का काम है किसी व्यक्ति के केस लड़ना, एक इंश्योरेंस एजेंट का काम है इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना। ये सबका अपना अपना काम है। अगर डॉक्टर इलाज करना बंद कर दे तो दुकान कितने दिन चलेगी? फिर ज्यादा दिन थोड़ी ना चलेगी, फिर दुकान बंद हो जाएगी उसकी। हलवाई मिठाई बनाना बंद कर दे, केवल बोर्ड लगाने से तो हलवाई की दुकान नहीं चलेगी ना। वो कहता है मैंने हलवाई का बोर्ड लगा रखा है बस, लेकिन मिठाई नहीं बनाता, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका काम है। तो हर व्यक्ति का एक काम होता है, हर व्यक्ति अपने काम को करता है, हर व्यक्ति अपने काम को अच्छा करने के लिए, बढ़िया करने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उसका काम है और हम सबको वो अपना काम करना चाहिए। बात आती है हमारा भी एक काम है। जैसे हलवाई का काम है मिठाई बनाना और मिठाई बेचना, ऐसे हमारा भी एक काम है। वकील का काम है वकालत लड़ना, केस लड़ना, ये उसका काम है, उसको वही करना है। अब वकील को डॉक्टर वाला काम नहीं करना, डॉक्टर को हलवाई वाला काम नहीं करना, हलवाई को जूते वाला काम नहीं करना, क्योंकि उनको सबको अपना अपना काम करना है। हमारा भी अपना एक काम है।
भाई हमारा भी अपना एक काम है, हम भी तो एक बिजनेसमैन है, हम भी तो एक काम कर रहे हैं, हमारा भी अपना एक काम है। हमारा अपना एक काम है, वो है नेटवर्क बनाना। ये हमारा काम है। अगर हम नेटवर्क नहीं बना रहे, इसका मतलब हलवाई बिना मिठाई बनाए दुकान चलाना चाहता है। हम नेटवर्क नहीं बना रहे, इसका मतलब बिना नेटवर्क बनाए हम बिजनेस करना चाहते हैं। अब बिना नेटवर्क बनाए, और नेटवर्क, भाई कोई पूछे क्या करते हो, बोला नेटवर्क बिजनेस करते हैं। कितना नेटवर्क बनाया, बोला नहीं बनाया। तो बड़ा अजीब सा चीज नहीं हो गई कि हम जो काम है, अगर हम अपना काम नहीं करें तो हमारा काम है नेटवर्क बनाना। हम नेटवर्क की वजह से आज आरसीएम को जानते हैं। आज 22 साल बाद, 23 साल बाद हमारे पास जो करोड़ों लोगों की संख्या है, वो और लोगों को शामिल करने की वजह से है। अगर हम नेटवर्क नहीं बनाते तो हम आज यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ कैसे आप लोगों से आज मेरी इस तरह की मुलाकात कैसे होती है, आज हम इतना बड़ा परिवार कैसे बनाते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान को हम एक ग्रुप में कैसे देखते हैं, क्योंकि हम नेटवर्क की ताकत में है। इसी वजह से राजस्थान भीलवाड़ा से एक कंपनी निकल के आज भारत के कोने कोने में पहुंच गई, क्योंकि उसके लिए हमें कहीं ना कहीं किसी और को शामिल किया, नेटवर्क में लाए। हाँ, अब बात आती है एक सही नेटवर्क बनाने की। देखो, नेटवर्क बनाना और उसमें सही नेटवर्क बनाना, इसमें बड़ा फर्क है। हमने किसी को वो खांचे में फिट नहीं करना है कि भाई गोटियां फिट कर दी हमने, भाई ये बस ये तो बस आपने आंकड़े फिट कर दिए। हमें आंकड़े नहीं फिट करने, हमें सही नेटवर्क बनाना है। सही नेटवर्क का सही तरीका है, सच्ची और अच्छी बात करें, प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे पहले चर्चा करें। हमारा बिजनेस, वो कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं यार आपका तो मेंबर बनाने का बिजनेस है। मैंने कहा सर, हमारा मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, हमारा प्रोडक्ट्स को यूज करके उस प्रोडक्ट्स की जानकारी शेयर करने का बिजनेस है। अब वो जब मेंबर बनाने वाली दिमाग में बात आ गई तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स तो उसका गायब हो गया एकदम, और प्रोडक्ट बनाने की बात आ गई तो इसका मतलब सारा काम सही हो गया। हमारे प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल है, कितने ताकतवर है, ये बातें तो आप लोगों से हम सुनते हैं। मतलब आप महिला वर्ग ने जो इसके, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को यूज करने का काम, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट तो महिलाओं का होता है। भाई किचन में चीजें बनती है, हम लोग खाते हैं, तो हमें थोड़ी पता चल रहा है कि वो प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि हम लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। हमें मालूम ही नहीं पड़ता क्या चीज बन रही है, क्या फर्क आ रहा है, टेस्ट में क्या फर्क आ रहा है, पकाने में कितना कम वक्त लग रहा है, तेल की क्वालिटी कैसी है, चपाती कैसे बन रही है, किनोवा का बहुत बड़ा रोल क्या है। यानी ये सब चीजें तो महिलाओं जो बात करती है, और महिलाओं को जो पता चलता है, घर की कॉस्मेटिक्स की सीरीज हो, चाहे आपके पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स हो, वो जो रोल है, वो महिलाएं इस बारे में ज्यादा अच्छे से बात करती है। ये बारे में हमें पता चलता, फीडबैक मिलता है महिलाओं से। तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो सही प्रोडक्ट्स की जानकारी देना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स को यूज करें। उसके बाद मेरा जो तरीका है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको जिंदगी भर के लिए ये प्रोडक्ट्स यूज करना है, लाइफ टाइम के लिए, है ना, हमेशा के लिए। अब हमेशा का मतलब क्या है, जैसे शादी हो जाती है किसी की, तो शादी होने के बाद एक लड़की ससुराल हमेशा के लिए आती है। अब शादी के पहले लड़की कह देगी सर मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं ससुराल कभी आऊंगी नहीं, तो कोई शादी करेगा उसे? कोई न लड़का शादी करेगा, न लड़के के माँ बाप कहेंगे यार ऐसी कौन सी बहू जो शादी करेगी करनी, ससुराल नहीं आएगी। बोले मैं रहूंगी तो पियर में, रहूंगी तो माँ बाप के घर पे ही, तो कोई शादी नहीं होगी, मतलब नहीं रहा। या कोई अगर लड़की ये कह दे कि मैं सिर्फ 1 महीने के लिए ससुराल आऊंगी, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी पियर रहूंगी, यानी 1 महीने प्रोडक्ट यूज किया और बाकी का काम बंद कर दिया, तो वो तो 1 महीने की शादी हुई। 1 महीने की शादी कौन करता है? हमें भी किसी भी व्यक्ति को 1 महीने के लिए बिजनेस में कभी नहीं लाना है, जिंदगी भर के लिए लाना है, लाइफ टाइम के लिए लाना है। बोले ये तो 7 जन्मों का रिश्ता बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये बात को बहुत ध्यान से समझा के बता के लाना है। अब कई बार ये होता है कि कुछ नए साथी होते हैं, वो कहते हैं कि सर हम जब पहले प्रोडक्ट यूज करके देंगे, तो हम प्रोडक्ट्स दे दें उनको, हम बाकायदा पहले सेल करें, हम रिटेल करें, उनको बोले यूज करिए। आपको पूरी तसल्ली हो तो आप शामिल होइए, अगर आपको तसल्ली नहीं है तो शामिल मत होइए। लेकिन अगर शामिल होते हैं तो फिर पूरी तरह से आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए और हमेशा के लिए आइए। अच्छा, आजकल ना कई बार हमारे अभी जो नए अपग्रेडेड प्लान के बाद बात आती है कि 6 महीने लगातार करना है। मैंने कहा 6 महीने क्यों, 6 महीने बाद क्या करना है? तो अगर हम जैसा बोलेंगे ना, फिर वो जो चीज बोलते हैं वो चीज स्टोर हो जाती है। लोगों को लगता है कि 6 महीने यूज करना है, तो मैं कहता हूँ 6 महीने नहीं करना है, जिंदगी भर करना है। हर 6 महीने बाद कंपनी आपको मोटिवेटिंग फैक्टर्स देने के लिए आपको एक्स्ट्रा बोनस देगी, डिजिटल कूपन मिल जाएगा।
लेकिन वो हर 6-6 महीने बाद आपको मिलता रहेगा और ये सिलसिला आप और आपकी पूरी टीम में चलता रहेगा। बट आपको यूजर तो जिंदगी भर के लिए बनना है, हमेशा के लिए। और कहते हैं कि शादी के रिश्तों में तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मतभेद भी आ जाते हैं, बड़े मतभेद होते तो तलाक भी हो जाता है, लेकिन आरसी में तो सिस्टम नहीं है। आरसी में तो न तो मतभेद होने का कोई सिस्टम है, न तलाक का कोई पॉलिसी है। ये तो जन्मों जन्मों का पक्का रिश्ता है। इसलिए जब भी हम किसी को लाए, सच्चे नेटवर्क में लाइए, सच्चे पार्टनर बनाइए, हमेशा के लिए अपनाइए। अपना बन के हम काम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। और मेरे ख्याल से ये रोल में महिलाओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महिलाएं एक सच्चा नेटवर्क बनाने पे काम करती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स यूज करती है तो प्रोडक्ट्स की बात भी पहले होती है, बल्कि प्रोडक्ट्स की बात ही पहले होती है, और जो कि सही तरीका है। और हमेशा के लिए लाना, ये बात बहुत जरूरी है, जो आप लोग करते भी हैं और करनी चाहिए। अगर इसमें कोई गलती है तो आपको ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। एक और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, कि काम करके कामयाबी का जो एक मापदंड है, मैं थोड़ा अपना नजरिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता भी आप उस नजरिए से किसी चीज को नहीं देखते हो। हम जब काम करते हैं तो काम में हम मशगूल हो जाते हैं, हम इतने मतलब शामिल हो जाते हैं, इतने घुस जाते हैं। हम काम तो करते रहते हैं, लेकिन काम करने के बाद हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, हम कई बार ना उसको नहीं देख पाते या उसको नहीं समझ पाते कि हमारे परिणाम क्या है। और यहाँ पे मेरा अपना एक जो थोड़ा सा नजरिया है वो ये है कि काम किया तो काम करके सबसे पहले काम करने का एक तरीका आरसीएम बिजनेस में ये है कि हमें सीढ़ियां बना के काम करना, छोटे छोटे कदम, और वो ऊंचाई की तरफ जाते हुए कदम हमारे को हमेशा बना के काम करना चाहिए। तो एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे एक कदम आगे बढ़ना है। अब वो एक कदम क्योंकि हमारा हमेशा ऊपर का है, एक सीढ़ी का है, हमें जमीन पे नहीं चलना है, हमें सीढ़ी का है। तो हमेशा एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक कदम आगे जाना है। फिर जिस कदम पे हूं उसके बाद फिर अगला कदम होना चाहिए, हमें फिर एक कदम आगे जाना है। तो सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, हमें छोटे छोटे गोल बनाते हुए काम करना चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमारी एक होती है कि 5वीं क्लास में हमारा अगर बच्चा पढ़ता है तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि हम उसको अगले साल हम 6ठी क्लास में ले जाए। और 6ठी क्लास में पढ़ता था, हम चाहते कि 7वीं क्लास में आए। और जब बच्चों के एग्जाम्स आते हैं, तो बच्चों के एग्जाम आते हैं तो बिजली विभाग वाले लाइट नहीं कट करते हैं, उनको पता है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे। बड़ा गंभीर मुद्दा है, मतलब इतना सीरियस टॉपिक हो जाता है। शादी वालों के बैंड नहीं बजते उस टाइम पे, तो भैया शादी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तुम शोर शराबा करोगे, बोलो शादी का डेट चेंज करो, तुम बच्चों के डेट चेंज नहीं होगी। बच्चों का एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो उससे महत्वपूर्ण तो कोई चीज ही नहीं है। घर वाले कई बार छुट्टी ले लेते हैं अपनी नौकरी से कि भाई साहब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मुझे उसको पढ़ाई करानी है, उसको तैयारी करनी है। माता पिता सपोर्ट करते हैं, घर में टीवी नहीं चलता है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं टीवी चला के बैठे आप। क्रिकेट के मैच नहीं होते, आईपीएल के मैच नहीं होते, बच्चों के एग्जाम होते हैं। बच्चों का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले पायदान पे जाना है। अब 6ठी क्लास का बच्चा अगर पास होके अगले साल 7वीं में चला भी जाएगा तो कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगा उस साल में। एक ही साल में डॉक्टर तो बन नहीं जाएगा, एक ही साल में वो पैसा तो कमाना शुरू नहीं कर देगा, एक ही साल में बहुत बड़ी लेवल पे तो नहीं पहुंच जाएगा। लेकिन वो लेवल पे आगे जाना इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया उसका ख्याल रखती है, सारे परिवार का ख्याल रखते हैं, क्योंकि एक साल फेल नहीं होना चाहिए, वो आगे जाना चाहिए। एग्जैक्टली अगर हम भी अपने बिजनेस में इसका ख्याल रखें कि हमें भी आगे जाना है, हमें आगे जाना है, आगे जाने के पहले हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, हमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हम आगे जाने में कोई भी दिक्कत आए। गोल सेट करके आगे जाना चाहिए। तो कहते हैं छोटे छोटी सीढ़ियां, हम अगर ओपनर हैं, ओपनर से अगर हम ईगल जा रहे हैं तो ओपनर से ईगल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 6ठी क्लास के बच्चे का 7वीं क्लास में जाना महत्वपूर्ण है। अगर वो 7वीं क्लास में नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा, तो दुनिया नहीं लुट जाएगी, लेकिन जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि एक बार फेल का लेबल लग गया तो फिर वो लेबल हट नहीं सकता। उसी तरह से अगर हम ओपनर से ईगल नहीं जा रहे हैं तो आप खुद सोचिए, अपने ऊपर सोचिए कि अगर आप ईगल नहीं जा रहे हैं इसका मतलब आप फेल हो रहे हैं, है ना, फेल हो रहे हैं, और वो लेबल कभी जिंदगी से हटेगा नहीं। हाँ, ये है कि वहां पे फेल पता चल जाता है, यहाँ पे फेल पता नहीं चलता है। वहां पे फेल दुनिया को पता चल जाता है, यहाँ पे केवल हमें खुद को पता चलता है। और अगर हमें पता चलता तो हमें फेल होने के बारे में सोचना चाहिए कि मैं फेल कभी जिंदगी में होना नहीं चाहिए। कामयाबी हासिल करते हैं हम लोग। अब कामयाबी का जो मेरा अपना मापदंड है वो थोड़ा सा अलग है, कि अगर काम करते करते हम रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंच गए तो मैं उसको कामयाबी नहीं मानता। काम करते करते हम गोल्ड से स्टार गोल्ड चले गए,
प्लेटिनम चले गए, स्टार प्लेटिनम चले गए, मैं उसको कामयाबी नहीं मानता हूँ। स्टार प्लेटिनम से हम लोग अगर पर्ल चले गए, स्टार पर्ल चले गए, मैं उसको भी कामयाबी नहीं मानता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मेरा अपना एक नजरिया है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को मेरी बात थोड़ा सा आप बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिए, आप तो मेरी फैमिली है, 100% मेरी फैमिली, पूरी दुनिया मुझे अभी आपके साथ घूमना है और पूरी दुनिया की हर कंट्री में मुझे आपका वेलकम करना है। मैं पहले पहुंचूंगा, आपको बाद में हम रिसीव करेंगे, ये पूरा 100% ऐसा होने वाला है। तो मेरा थोड़ा मापदंड अलग है। आप अगर एमरल्ड भी चले गए तो मैं आपको कामयाब नहीं मानता, मैं अपने आप को कामयाब नहीं मानता। आप स्टार एमरल्ड चले गए, रूबी चले गए, स्टार रूबी चले गए, सेफायर चले गए, डायमंड चले गए, मैं फिर भी कामयाबी नहीं मानता। मेरा मापदंड अलग है ना, मैं थोड़ा सा अपना मापदंड आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डायमंड भी चले जाएं तब भी मैं आपको कामयाब नहीं मानता, या मैं अपने आप को कामयाब नहीं मानता अगर उस काम को हमने वक्त पे पूरा नहीं किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका लेवल नहीं है, आपने उस लेवल को कितने समय में अचीव किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि रॉयल्टी आते आते 5 साल लगा दिए, तो फिर देखो रॉयल्टी तो आ ही जाएगी, उसको तो आना ही एक न एक दिन, लेकिन ऐसी रॉयल्टी किस काम की जो बुढ़ापे में आए, मतलब ऐसा क्या फायदा हुआ। बोलो डायमंड गए, कब गए, बोलो सर मरने के 2 दिन पहले गए, तो फिर ऐसे डायमंड जाने का फायदा है। लाइफ में कोई भी चीज है तो अचीवमेंट को टाइम पे होनी चाहिए, समय से बड़ी कोई चीज नहीं है भाई, समय से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर हमने किसी काम को समय पे पूरा कर लिया, अगर समय, मैं कहता हूँ मेरे को बिजली का बिल चुकाना है, मैं उसको समय पे नहीं चुकाऊं तो मेरे घर में उजाला थोड़ी ना रहेगा, तो अंधेरा हो जाएगा फिर मेरे घर में, क्योंकि समय पे। देखिए, बिजली समय पे पेमेंट करने से चल रही है। अगर मैं पढ़ाई करूं और अगर समय पे पूरी स्कूलिंग नहीं करूं तो फिर मेरी एजुकेशन तो किसी जिंदगी में कोई काम ही नहीं आएगी। मैं कहता हूं मैं पढ़ाई कर लूंगा आराम से, बहुत वक्त है अभी तो मैं 15 साल का हुआ हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ, अभी तो मैं पूरी जिंदगी है मेरे पास, मैं 50 साल का हूँ तब पढ़ाई कर लूंगा। तो जिंदगी में तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं होगा दुनिया क्या चल रही है, समझ नहीं पाएंगे फिर आप। शादी करनी हो और उम्र हो जाए 60 साल की, तो फिर आदमी की जिंदगी खुशनुमा कैसे हो सकती है, परिवार सुखी कैसे हो सकता है। हर काम में काम को करने का एक वक्त है, वक्त से दुनिया में बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए हमारे को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके काम को करने का एक वक्त तय करें। जैसे 6ठी क्लास से 7वीं क्लास जाने का एक वक्त है कि 1 साल लगना चाहिए, अगर 1 साल की जगह 2 साल में गए, पास तो हो गया, फिर 2 साल में 6ठी से 7वीं में चला गया, 2 साल लगे, पास तो हो गया, लेकिन फेल का लेबल लग गया, क्योंकि किसी काम को करने में 1 की जगह 2 साल लगा दिए, वक्त ज्यादा लग गया तो फिर मामला गड़बड़ा गया। अगर एक बार फेल हो जाए तो फिर नौकरी जब मिलती है तो वो नौकरी 25,000 की जगह 15,000 की मिलती है, क्योंकि फेल का लेबल लग गया। तो हमारे बिजनेस में भी अगर हमारे पास अगर वक्त को हमने खराब कर दिया, इस दुनिया में वक्त से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में सुंदरता के साथ और इस स्वर्गीय दुनिया में जो भेजा है, और आपको इस पूरी आनंद यात्रा का मतलब लुत्फ उठाने के लिए, जिसमें आप बहुत मस्ती से जिंदगी को जी सके, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वक्त को रोक नहीं सकते आप। 7 जून को आप रोक नहीं सकते, 7 जून का बैंक में डिपॉजिट करा नहीं सकते कि मैं कल 8 दिन का, कल का जो दिन है मैं कल बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा, बाद में काम में ले लूंगी, तो संभव नहीं है। यही वो चीज है जो वक्त आपका बीत जाएगा, और यही तरीका है जब हम इस बीते हुए वक्त को सही तरह से इस्तेमाल करें, सही काम करें। अगर वक्त पे काम को कर लेंगे तो आपका छोटा छोटा लेवल भी बहुत उत्साहपूर्ण होगा, फिर आपका ओपनर भी डायमंड जैसा ही होगा, आपका ईगल भी डायमंड जैसा होगा, है ना। बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती होगी, आपके अंदर जोश होगा। और लास्ट एक बात, एक लाइन में जरूर कहूंगा कि अगर आप, कई बार मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि हमारे दोस्तों को बोल रहा हूँ, लोग सुनते नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं मेरा भाई है, वो भाई नहीं कर रहा है, बोलो मैं कर रहा हूँ, भाई नहीं कर रहा है, बोलो मेरा साला नहीं कर रहा है, मेरा मामा नहीं कर रहा है, मेरा बचपन का साथी नहीं कर रहा है, मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा है, बोलो मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा है। मैंने कहा वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी नहीं करना है। मैंने कहा अभी आप आसान काम कर रहे हो, आप काम करोगे, जब काम करके आपको जब मुश्किल आएगी ना, तब आपको मुश्किल के समय पे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो ये आप ही के साथ काम करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आपका भाई आप के साथ करेगा, वो रिजर्व है, वो रिजर्व पेट्रोल के जैसे काम करेगा, आप उसकी चिंता मत करिए। और दूसरा,
कोई तब तक नहीं करेगा जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लोगे। आपके पास उपलब्धि है नहीं और आप चाहते हो कि आपका पड़ोसी कर ले, आपका दोस्त कर ले, आपका भाई कर ले, आपका रिश्तेदार कर ले, तो पहले आपको अचीव करना पड़ेगा, है ना। आपको पहले लेवल हासिल करना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी खुशियां, आपको एक उपलब्धि आपके बीच में लानी पड़ेगी। अगर आप जब अचीवमेंट करेंगे तो वो सब लोग अपने आप आ जाएंगे। कोई पहले महीने आएगा, कोई 6 महीने बाद आएगा, कोई 6 साल इंतजार करेगा, किसी को 16 साल भी लग जाएंगे, है ना। आप वो चिंता आपकी नहीं है ना। वो आपको टेंशन पालनी नहीं है। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप बस अपना काम करते जाइए, अचीवमेंट करते जाइए, इरादे पक्के रखिए, मजबूत रखिए, लक्ष्य बनाइए, गोल बना के काम करिए, हासिल करिए। आज अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँगा कि जैसे कहते हैं ना, हमारी जो सेना है वो देश पे लड़ाई लड़ती है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, उसी तरह से हम इस बिजनेस में हम सब लोग, हम सब लोग यानी पूरा आरसीएम परिवार जो है वो एक लड़ाई लड़ता है ताकि हमारा परिवार वाकई फाइनेंशियली सुरक्षित हो जाए, एकदम बहुत सिक्योर हो जाए। ये थी आज की मेरी छोटी सी चर्चा आप लोगों के बीच में, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें कुछ कुछ समझ में आई होगी और इस पे आप थोड़ा सा अमल करेंगे। और बहुत सारी चीजें मैंने आज आपसे जान ली है, जो कि आप लोगों से शुरुआत में जब आप लोगों से जो बातचीत हो रही थी मैं कुछ सुना, और बाकी आपकी मुस्कुराहट ने मुझे और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब बहुत ज्यादा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और मेरी बहुत हार्दिक इच्छा रहेगी कि कभी मैं आप लोगों में से, आपके अचीवर्स के बीच में, आप लोगों के सीनियर्स लेवल के बीच में मैं आपको अपने घर इनवाइट करूंगा, और आपको मेरे अपने घर, मतलब मैं अपने अपने घर बुलाऊंगा आपको। और मैं आपको जब मैं घर बुलाऊंगा तो ये इसलिए नहीं बुलाऊंगा कि भाई आप मेरे घर आएंगे, आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप मेरी फैमिली है, सिर्फ इसलिए, है ना। 100% मतलब आपको लगे कि ये हमारा घर है, ये हम हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे बिल्कुल फैमिली है, ये हमारे गार्जियंस हैं, ये हमारे छोटे हैं, ये हमारे बड़े। 100% उस फीलिंग में 1% भी अगर कोई गैप है तो इसका मतलब अभी हम अपनी जिंदगी के सही काम को अंजाम नहीं तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कल्याणी मैम का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम्स को लीड करके आप सब लोगों को यहाँ पे एकत्रित करने की इस परंपरा को जारी रखा है, जहाँ पे लगभग 177 दिन, मेरे ख्याल से 177 दिन हो गए हैं, 77 76 जो भी दिन है। लेकिन मैं वाकई बहुत 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 आपका आभार करता हूँ, जहाँ पे आप सब लोग, आपका नाम लेके तो मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे महिलाएं बहुत जागरूक है, मैं बहुत सारी महिलाओं को जानता भी हूँ, लेकिन बाकी सब भूमिका तो आप लोग निभा रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे वक्त दिया और मैं थोड़ी सी बातें आपके बीच में शेयर कर